बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुश आमदीद। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। नुज़रत खाला घर के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने तोहफ़ा अम्मी को पकड़ाया। अम्मी ने तोहफ़ा वसूल किया और उनके गले लग गई और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, बस मेरी बेटी के लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। वो बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, अल्लाह खानम के नसीब इतने अच्छे करे कि तुम्हारी बेटी अपने घर में राज करे, राज। ये कहकर नुज़रत खाला घर के अंदर दाखिल हो गई। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। तकरीबन सारे मेहमान आ चुके थे। 1 घंटे बाद बारात ने आना था। अम्मी दरवाजे पर खड़ी सारे मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। तकरीबन तमाम मेहमान आ चुके थे। अपने पराए सभी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। बारात के आने का इंतज़ार किया जा रहा था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरी 2 करीबी सहेलियां मेरे पास ही बैठी थी। समीना और निघत, मुझे दुल्हन भी मेरी उन्हीं 2 सहेलियों ने बनाया था। निघत ने कहा, खानम तू कब विदा होगी कि हमारी जान छूटे, मैं तो थक गई हूँ। समीना बोली, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने कहा, हाय अल्लाह, तुम दोनों कितनी बेवफा हो, इतनी तंग हो मुझसे, बदतमीज़ लड़की हो। मेरी उस बात पर समीना और निघत कहका लगाकर हंस पड़ी। निघत जो कमरे की खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी पानी पी रही थी, उसने गिलास मेज़ पर रखा और मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे गले से लगाया और बोली, अरे तू तो मेरी बहन जैसी है। फिर वो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो वो देख, टक टक करती घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही और तेरी बारात करीब आ रही है। समीना ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, सच पूछ खानम, हम तेरे लिए बहुत फिक्रमंद हैं, हम तुझे बहुत याद करेंगे, हमारा दिल कहाँ लगेगा तेरे बगैर। बाबा परेशानी की हालत में घर में दाखिल हुए। अम्मी जो मेहमानों के साथ गपशप करने में मसरूफ़ थी, बाबा ने अम्मी को कहकर बुलाया। अम्मी बाबा के पास आई। बाबा अम्मी को साइड पर ले गए और कहने लगे, सुरैया बड़ी परेशानी बन गई है। अम्मी ने कहा, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? बाबा ने कहा, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका। लड़के को 125 मोटरसाइकिल खरीद कर देने के लिए जिस आदमी से कर्ज पैसों का तकाजा किया था, पहले तो उसने कहा था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, इंतज़ाम हो जाएगा, मगर आज उसने पैगाम भिजवाया है कि इंतज़ाम नहीं हो सका। अम्मी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, वो कह रहा है कि जहाँ उसे पैसे मिलने थे वो वादा पूरा नहीं हुआ। क्या? अम्मी ने कहा, अब क्या होगा? लड़के वालों को हम क्या जवाब देंगे? बारात भी बस पहुँचने वाली होगी। बाबा ने कहा, तुम परेशान मत हो, जहेज में जो कुछ उन्होंने मुतालबा किया है, हमने बेटी को हर चीज़ दी है। 1 to 5 मोटरसाइकिल भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? मैं लड़के से खुद बात करूँगा, वो मान जाएगा। मुझे उम्मीद है रिश्ता बहुत अच्छा है, इंशाअल्लाह हमारी बेटी खुश रहेगी। अम्मी ने हो न कहकर सर हिला दिया, मगर माँ की फ़िक्र हर एक से बढ़कर होती है। इतने में बारात आ गई और घर के तमाम अफराद बारात का इस्तकबाल करने के लिए घर से बाहर निकले। बारात का इस्तकबाल किया गया, मेहमानों को बिठाया गया, खाना शुरू करने का ऐलान हुआ। तमाम मेहमान खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान बाबा ने लड़के के बाप के कान में सरगोशी की, कादर साहब आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो बोले, जी ज़रूर, खैरियत है? बाबा ने कहा, आप थोड़ा साइड पर आ जाएं। लड़के का बाप बाबा के साथ साइड पर गया और बोले, खैरियत है, आप परेशान लग रहे हैं। बाबा ने कहा, कादर साहब बहुत ज़रूरी बात है। दरअसल मैंने मोटरसाइकिल के लिए किसी से कर्ज़ मांगा था। पहले तो उन्होंने कहा कि इंतज़ाम हो जाएगा, मगर आज उन्होंने पैगाम भेजा है कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका। मैं तो खुद परेशान हूँ, मगर आपसे वादा करता हूँ कि मैं पैसों का इंतज़ाम जल्द कर लूँगा। लड़के का बाप बोला, देखें हनीफ भाई, आपने वादा किया था। बाबा बोले, जी जी बिल्कुल, और मैं अपने वादे पर अब भी कायम हूँ। लड़के का बाप सोच में पड़ गया और खामोशी से चल पड़ा। उसके इतने सर्द लहजे ने बाबा को परेशान कर दिया। लड़के के बाप ने अपनी बीवी को ये बात बताई तो उसने अम्मी को बुला लिया और बोली, सुरैया बहन, ये आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 1 to 5 मोटरसाइकिल का वादा किया था। अम्मी जो पहले ही परेशान थी बोली,
जी जी, हम अब भी अपने वादे पर कायम हैं, आप फिक्र ना करें। लड़के की माँ कहने लगी, फिक्र कैसे ना करें? आपको पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हमारा लड़का है, उसके पास सरकारी नौकरी है। आपको भी मालूम है, आपसे तो मोटरसाइकिल का इंतजाम नहीं हो सका, जबकि लोग मेरे बेटे को गाड़ी तक देने के लिए तैयार हैं। अम्मी ने कहा, बहन आहिस्ता बोले, मेहमान जमाए। मगर उनका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया और बोली, क्यों आहिस्ता बोलूं भाई, आपने तो अपना वादा पहले ही वफा नहीं किया, सारी उम्र ये रिश्तेदारी कैसे चलेगी? अम्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, बहन आप परेशान न हो, हम बंदोबस्त कर लेंगे। मगर लड़के की माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कुर्सी से अपना पर्स उठाया और पाँव पटकती हुई चली गई। अम्मी भी उनके पीछे गई, उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई बात नहीं मानी और अम्मी को डांटते हुए बोली, सुरैया बहन, मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे अपने शौहर से बात करनी है। लड़के की माँ के तेवर अच्छे नहीं थे। वो अपने शौहर को साइड पर ले जाकर जाने काफ़ी देर क्या बहस मुबासा करती रही। अम्मी और बाबा गट्ठे खड़े परेशानी के आलम में उन्हें बहस मुबासा करते देखते रहे। काफ़ी देर बाद उनकी बातें ख़त्म हुई। अम्मी ने लड़के की माँ से बात करना चाही, लेकिन उसने गुस्से में अम्मी का हाथ झटक दिया। स्टेज पर दुल्हा बैठा हुआ था। दुल्हे की माँ तेज तेज कदम उठाते स्टेज के करीब पहुंची और बोली, चलो बेटा, बहुत हो गया तमाशा, हम ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, बारात वापस जाएगी। ये सुनकर अम्मी और बाबा हक्का बक्का रह गए। सारे मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घर आए मेहमान भी हैरान थे कि अचानक ये सब क्या हो गया है। अम्मी लड़के की माँ की तरफ लपकी, जबकि बाबा लड़के के बाप की तरफ लपके। बाबा ने कहा, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? लड़के का बाप बोला, हनीफ भाई, मेरी बीवी कुछ भी गलत नहीं कर रही, हम तो यहाँ गांव में रहते हैं, मेरे बेटे के लिए तो शहर से अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन चूंकि आपकी बेटी हमें पसंद थी इसीलिए हमने आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहा, लेकिन आपने तो पहली बार में ही वादा वफा ना करके हमारा दिल तोड़ दिया है। आखिर ये रिश्ता कैसे चलेगा? ठहराए मेहमानों में भी अजीब बेचैनी फैली थी। मेहमानों के साथ दुल्हा भी परेशान था कि अचानक कौन सी आफतादान पड़ी है, लेकिन उसकी माँ कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसी दौरान गांव के चंद बुजुर्ग मामले के बीच में आए। उन्होंने लड़के के बाप से बात की कि ये इंतहाई गलत बात है, घर तो हनीफ साहब की बेटी से बसेगा, सामान का क्या है, आज नहीं तो कल एक मोटरसाइकिल के पीछे खड़े खड़े एक रिश्ता ख़त्म कर देना और बारात वापस ले जाना इंतहाई अफसोसनाक है। मगर ये सुनकर लड़के की माँ आपे से बाहर हो गई और बोली, वाह भाई साहब वाह, मुझे इल्म नहीं था कि यहाँ कोई भी हमारे हक में बोलने वाला नहीं है। लेकिन बुजुर्ग ने फौरन लड़के की माँ की बात काटते हुए कहा, बहन आप ज्यादती कर रही हैं, एक मोटरसाइकिल की वजह से बारात वापस ले जाना कहाँ की इंसानियत है? बस फिर क्या था? लड़के की माँ चिल्लाई, नईम के अब्बा, क्या यहाँ पर खड़े रहकर आपने हमारी मजीद बेइज्जती करवानी है? आप आते हैं या मैं खुद चली जाऊं? लड़के का बाप सर झुकाए बीवी और बेटे के साथ चल पड़ा। अम्मी ने ये देखा तो लड़के की माँ के पीछे भागी और उनको राजी करने के लिए उनकी मिन्नतें करने लगी। बाबा ने कहा, भाई साहब, बरादरी वालों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, खुदा के लिए ऐसे ना जाएं। अम्मी और बाबा उनकी मिन्नतें करते उनके पीछे चल रहे थे। आखिरकार लड़के की माँ चिल्लाई, बस सुरैया बहन, हमारे पीछे मत आए, मैं ये रिश्ता अभी और इसी वक्त ख़त्म करती हूँ, और अगले 1 हफ्ते के अंदर मैंने बेटे की शादी ऊंचे घराने में ना की तो मेरा नाम बदल देना, और तुम्हारी बेटी का जहेज और वो फर्नीचर जो कल हमारे घर पहुँचाया गया था, कल सुबह एक एक चीज़ वापस भेज देंगे। क्या आप लोगों ने हमें लालची समझा है? ये कहकर लड़के की माँ रौनक भरे अंदाज में चल पड़ी। बाबा के बड़े भाई ताया कासिम जब तक खामोश तमाशाई बने सारा तमाशा देख रहे थे। बाबा के करीब आए और बोले, मेरा ख्याल है हनीफ जो हुआ अच्छा ही हुआ, वो इंतहाई लालची लोग हैं, न जाने बाद में कितने मुतालबे करते। बाबा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, भाई तो वो अपनी लालच पहले बता देते, यूं दरवाजे से बारात तो लेकर ना जाते। हालात को देखते हुए सारे मेहमान एक एक करके बाबा को तसल्ली देते हुए वापस जाने लगे। कुछ देर पहले घर में कितनी खुशियां थी कह के गूंज रहे थे, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे सफ़े मातम बिछ गया हो। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। समीना जो कि बाहर थी वो अपने आंसू पोंछते हुए कमरे में दाखिल हुई।
निखत ने समीना से कहा कि बाहर क्या चल रहा है, मेहमान कहाँ जा रहे हैं। समीना मुसलसल अपने गिरते हुए आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा क्या हुआ समीना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। निखत समीना के पास आई और बोली, समीना तू बताती है या मैं खुद जाकर पता करूं। समीना रोते हुए बोली, खानम तेरी बारात वापस चली गई है। निखत चिल्लाई, क्या बारात वापस चली गई? तू होश में तो है, क्या बक रही है? मगर अब समीना की हिचकी बंद गई और वो ज़ारो कतार रोने लगी। निखत बाहर की तरफ भागी। मैं अपने बिस्तर से उतरी और समीना के पास आई। मैंने कहा, क्या तू सच कह रही है? समीना मेरे गले लगकर रोने लगी। इस बार मुझे यकीन आ गया कि वो सच कह रही है, मगर मैं खुद हैरान थी कि अचानक लड़के वालों को हम में ऐसी कौन सी बुराई नजर आ गई कि वो बाराती वापस ले गए। समीना मुझे क्या सहारा देती, मैंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गई। बारात वापस जाना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये तो निखत ही आकर बता सकती थी। थोड़ी देर बाद निखत कमरे में आई और बोली, समीना क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? तो उन लालची लोगों के लिए रो रही है। मैं खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ निखत? निखत ने कहा, खानम तू पहले मुझे ये बता, चाचा ने लड़के को 1 to 5 मोटरसाइकिल देने का वादा किया था? मैंने कहा, हाँ किया था। निखत ने दोनों हाथ मलते हुए कहा, बस फिर तो ये होना ही था। वो मोटरसाइकिल सारे फसाद की जड़ बन गई। मोटरसाइकिल के लिए चाचा ने कर्ज मांगा और वो कर्ज उन्हें वक्त पर नहीं मिल सका, तो तेरी सास ने मोटरसाइकिल ना मिलने पर जमीन आसमान एक कर दिया और ये कहकर चलती बनी कि आपने तो पहला वादा ही वफा नहीं किया, तो उम्र भर की रिश्तेदारी कैसे चलेगी। ना मैं पूछती हूँ चचा को ज़रूरत ही क्या पड़ी थी उनकी हर शर्त मानते। जितना सामान तेरे जहेज के लिए ख़रीदा गया है, इतना सामान तो सिर्फ गांव के वडेरे ने अपनी बेटी को उसकी शादी पर दिया था। चचा ने जो इतना भरकर सामान दिया है, उसी से तो उनके दिल में लालच आ गई। मैं तो खुद सदमे में थी। इतनी मामूली सी बात पर क्या कोई इस तरह रिश्ते तोड़ देता है? निखत बोली, खानम मुझे इल्म है कि तू क्या सोच रही है, लेकिन सच ये है कि लालची आदमी का कोई दीन ईमान नहीं होता, बल्कि सिर्फ दौलत ही उसका किबला और काबा होती है। मैं तो कहती हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लानत भेज ऐसे घटिया लोगों पर। और समीना खुदा के लिए तू तो चुप कर जा, ऐसे रो रही है जैसे खानम की नहीं तेरी बारात वापस चली गई है। ये सुनकर समीना उठ खड़ी हुई और बोली, तेरे मुंह में खाक, कैसी वाहियात बातें करती है। सारे मेहमान जा चुके थे। बड़े ताया और उनकी फैमिली और मेरी दोनों सहेलियां और उनकी फैमिली रुकी हुई थी। अम्मी तो मुसलसल रोए जा रही थी और ताई अम्मी उनको तसल्लियां दे रही थी। हर कोई यही कह रहा था कि सुरैया, जिस बात पर बारात वापस गई है, ये रिश्ता ख़त्म करने की कोई वजह नहीं है, इसलिए तो अपना दिल छोटा ना कर। हर किसी ने उन्हें बुरा भलाई कहना है। बाबा बहुत परेशान थे, वो तो रो भी नहीं रहे थे, मगर उनके चेहरे की परेशानी उनके दिल का हाल बता रही थी। मेरा नाम खानम शहजादी है, मेरी उम्र 22 साल है। हमारा गांव ज़्यादा छोटा नहीं है, गांव में लड़कियों का हाई स्कूल भी है। मेरे बाबा तालीम तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन अम्मी और बाबा दोनों ने मैट्रिक किया हुआ था, इसलिए वो तालीम की अहमियत को समझते थे। बाबा ने मुझे गांव के हाई स्कूल से मैट्रिक करवाया और बीए का इम्तिहान प्राइवेट दिलवाया। मुझसे छोटे मेरे 2 जुड़वा भाई हैं, दोनों 8वीं जमात में पढ़ते हैं। हमारी अपनी काफ़ी सारी ज़मीन है। बाबा ज़मींदारी करते हैं। घर में 2 गाय और 3 भैंसें भी रखी हैं, जिनका अच्छा खासा दूध होता है। कुछ दूध तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी ज़रूरत से ज़ायद बेच देते हैं। जिस बुज़दिल और लालची शख्स के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, उसने MA किया हुआ है। वो वालिदैन का इकलौता बेटा है। तालीम मुकम्मल करने के बाद खुशकिस्मती से उसकी सरकारी नौकरी लग गई। बस फिर क्या था, गांव का कौन सा ऐसा घर था जहां बैठकर उसकी माँ ने उसकी शान में कसीदे ना पड़े हो। बिलाशुबे वो गांव का वाहिद लड़का था जिसने अपनी तालीम मुकम्मल की थी, और खुशकिस्मती भी ऐसी कि तालीम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद सरकारी नौकरी भी मिल गई। बस इसी बात का घुमंड उसकी माँ को चैन से नहीं बैठने देता था। लेकिन जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया था वो बहुत बुरा था। रिश्ते टूटते जुड़ते रहते हैं, लेकिन घर से बारात का वापस जाना कोई मामूली बात नहीं है। सुरमई शाम ने अपने पर फैलाए तो ताया और उनकी फैमिली और मेरी दोनों सहेलियों की फैमिलीज़ ने भी इजाज़त ली अपनी अपनी। अब जो होना था हो चुका था।
मातम करते तो पूरा दिन गुजर गया था। अम्मी और बाबा तो खाना खाए बगैर ही सो गए। मैंने छोटे भाइयों को खाना दिया और बोली, तुम लोग भी खाना खाकर सो जाओ ताकि सुबह वक्त पर स्कूल जा सको। अगले दिन भी घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैंने दोनों छोटे भाइयों को स्कूल भेजा। सारा दिन एक दूसरे का मुंह देखते गुजर गया। खामोशी इतनी गहरी और तवील थी कि जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। बाबा ने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। वो अपने कमरे में ही खामोशी से लेटे थे। मैं दोपहर का खाना लेकर बाबा के कमरे में गई। बाबा आंखें मूंधे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने खाना टेबल पर रखा और बोली, बाबा खाने से कैसी नाराज़गी है, उठें और खाना खा लें। बाबा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उठे बैठे। कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, खाने से कौन नाराज़ होता है, चलो मैं हाथ मुंह धोता हूँ। ये कहकर बाबा जो ही बिस्तर से उठकर खड़े हुए, उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। मैंने कहा, क्या हुआ बाबा? मगर बाबा बदस्तूर अपने दिल पर हाथ रख के बिस्तर पर बैठ गए और बोले, पता नहीं खानम बेटी, मेरा दिल बहुत घबरा। फ़कत इतना कहकर बाबा बिस्तर पर गिरे और बेहोश हो गए। मैं तेज़ी से बाबा की तरफ लपकी और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने अम्मी को आवाज़ भी दी। अम्मी भागते हुए कमरे में आई, मगर बाबा होश में नहीं आ रहे थे। मैंने फ़ौरन ताया को फ़ोन किया। ये खबर सुनते ही ताया गाड़ी लेकर घर पहुंच गए। बाबा को गाड़ी में लेकर हम सब शहर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने फ़ौरन ही बाबा को इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, बस दुआ करें। कभी कभी आजमाइशें पे दर पे चली आती हैं। हमारी भी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी में ये बहुत कड़ा वक्त था। मेरी बारात वापस जाने पर एक से बढ़कर एक सख्त आजमाइश आती चली गई। डॉक्टर ने बाबा जान को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर हमारे नसीब में बाबा का हमसे यूं बिछड़ना लिखा था। आधे घंटे बाद ही डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आए और अम्मी से कहने लगे, बहुत माफ़ी चाहते हैं, हम आपके शौहर को नहीं बचा सके। मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे थे, जबकि अम्मी का उम्र भर का सहारा दुनिया से जा चुका था। अम्मी अक्सर बाबा से कहा करती थी कि वो चाहती हैं कि वो बाबा से पहले इस दुनिया से जाएं, क्योंकि वो बाबा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मगर कुदरत ने उनको पहला मौका नहीं दिया। जब से मेरी बारात वापस गई थी, मेरी आंख से एक आंसू नहीं गिरा था। मगर बाबा यूं हमें तन्हा छोड़ जाएंगे, आंसू की जड़ी मेरी आंखों से बह रही थी। ताया भाई के जाने के बाद खुद आपदीदा थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए खुद को हौसला दे रखा था। हम बाबा की मैयत को घर लेकर पहुंचे। घर में एक और कोहराम मच गया। मुझसे अम्मी की हालत देखी नहीं जा रही थी। ऊपर से मेरे छोटे भाई दोनों की हालत शदीद गम से बहुत बुरी थी। आज मुझे उन लोगों से नफरत हो रही थी जो हमारे घर मेरा रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि इस सारी सूरत हाल की वजह वही लोग थे। बाबा का जनाजा उठा तो मेरे दिल के दो टुकड़े हो गए। आज के बाद अपने बाबा को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। पहाड़ जैसे दिन थे तो क़यामत जैसी रातें जो गुजरती नहीं थी। बाबा की कुल खानी से फारिग हुए। बाबा को हमसे बिछड़े 3 दिन गुजर चुके थे। जिन लोगों की वजह से बाबा ने अपने दिल पर इतना सदमा लिया था, वो औरत भी अफसोस के लिए आई, लेकिन उसे देखते ही अम्मी आवाज़ खो बैठी। अम्मी ने उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। बाबा दुनिया से क्या गए, हमारी तो दुनिया वीरान हो गई। बाबा के दुनिया से जाने के बाद अम्मी बिल्कुल तन्हाई में चली गई और बीमार रहने लगी। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। बाबा के दुनिया से जाने के बाद और अब अम्मी के मुसलसल बीमार रहने की वजह से छोटे भाइयों की जहनी हालत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। बाबा को दुनिया से गए 1 माह का अरसा बीत चुका था। उस 1 महीने में अम्मी की सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और ज़्यादा वक्त आराम करती, बाबा को याद करती। अम्मी की हालत बता रही थी कि बाबा के गम से बाहर निकलने में उन्हें वक्त लगेगा। एक दिन मेरे दोनों भाई स्कूल से वापस आए। मैंने उन्हें खाना दिया। वो खाने से फारिग हुए तो मैंने उन दोनों से कहा कि सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, जब सोकर उठोगे तो मैं खुद दोनों को होमवर्क करवाऊंगी। मेरे दोनों भाई मेरी बात मानते हुए बिस्तर पर लेट गए। मैंने बर्तन किचन में रखे और अम्मी के कमरे में चली गई। अम्मी आज काफ़ी देर से सो रही थी। मैंने भी उन्हें नहीं जगाया कि आराम कर लें। जैसे ही मैं कमरे में गई, अम्मी पर मेरी नज़र पड़ी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी के हाथ टेढ़े हो चुके थे और कांप रहे थे। अम्मी का एक साइड का मुंह भी टेढ़ा हो चुका था। मैं चिल्लाई और अम्मी की तरफ भागी।
امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ امی نے گردن میری طرف موڑی۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ مگر امی کا منہ ٹیڑھا ہوا پڑا تھا، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً تایا کو فون کیا۔ تایا میری کال پر فوراً گھر پہنچ گئے۔ امی کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ امی کو ہسپتال داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو امی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ امی کو کچھ دن ہسپتال میں ہی رکھنا پڑے گا۔ تایا نے اپنے گھر فون کیا اور تائی سے کہا کہ میرے بھائیوں کو گھر لے جائیں۔ شام تک تائی اور تایا کے دونوں بڑے بیٹے میرے کزن بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ تایا میرے ساتھ ہسپتال میں ہی رک گئے۔ گاؤں میں تو کوئی ہسپتال نہیں تھا، اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں شہر کے ہسپتال آنا پڑتا۔ امی کی حالت کو دیکھ کر تو اب میرا دل کرتا کہ میں ان لوگوں کو چولی اٹھا کر بددعائیں دوں جن کی وجہ سے میرے ہنستے بستے گھر کی خوشیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے امی کو پورے 10 دن ہسپتال میں داخل رکھا۔ 10 دن کے بعد امی کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن امی ویل چیئر پر آ چکی تھی۔ 1 مہینہ پہلے بابا کو کھویا تھا، اب امی کو کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ امی کو لے کر ہم گھر پہنچ گئے۔ میں امی کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ امی کی خدمت کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ بس امی ٹھیک ہو جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ دونوں بھائی بھی چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ مجھے گھر کی آمدنی کا ذریعہ تلاش کرنا تھا۔ اس سال ہماری فصل کو بھی نقصان ہوا تھا۔ یہ سال ہم پر بہت بھاری گزرا، جیسے ساری مصیبتوں نے مل کر اس سال ہم پر دعویٰ بول دیا ہو۔ ہمارے جانور بھی دودھ وافر مقدار میں دیتے تھے۔ میں نے یہی ارادہ کیا کہ میں اپنی ضرورت کا دودھ نکال کر باقی سارا بیچ دیا کروں، اس سے گھر کے روزمرہ کے اخراجات تو پورے ہوں گے۔ میں نے تایا سے بات کر کے ایک اور بھینس منگوا لی۔ امی مجھے جانوروں کا کام نہیں کرنے دیتی تھی، وہ خود کرتی تھی، مگر اب میں خود جانوروں کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے بھی گاؤں کے چند گھروں میں پیغام پہنچایا کہ اگر دودھ کی ضرورت ہو تو ہم سے خریدا کریں۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ گاؤں میں کچھ نئے گاہک بن گئے۔ گھر کے اخراجات، امی کے علاج کا خرچہ، سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن قدرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے جانوروں دودھ بھی زیادہ دیتے اور میرے مستقل گاہک بھی بن گئے۔ ایک دن ایک اجنبی بچہ ہمارے گھر آیا۔ وہ دکھنے میں بہت کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا بہت دور سے آیا ہوں، پیاس لگی ہے، کیا پانی مل جائے گا پینے کے لیے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ میں اسے لیے کچن میں آئی اور پانی دیا اسے۔ اس نے پیٹ بھر کر پانی پیا، اس کے بعد شکر کیا اور واپس جانے لگا۔ تب میں نے اسے روکا اور بولی کہ کون ہو تم؟ اس گاؤں کے تو نہیں لگتے۔ 10-12 سال کی عمر کا لڑکا ہوگا۔ کہنے لگا میں اس گاؤں کا نہیں ہوں، میں نے بتایا ہے نا میں بہت دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں۔ میں نے کہا تم بھوکے ہو، تمہارے چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا رکو، میں ابھی آئی۔ میں کچن میں گئی۔ میں نے دوپہر کا کھانا تو نہیں تیار کیا تھا، اس لیے گلاس بھر کر دودھ لیا اور بچے کے پاس پہنچی۔ میں نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں نے ابھی کھانا نہیں تیار کیا، تم یہ دودھ پی لو۔ اجنبی لڑکا بولا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا میری بھینس کا دودھ بہت مزیدار ہوتا ہے، گاڑھا، میٹھا اور لذیذ، ایک بار پیو تو صحیح۔ یہ سن کر لڑکے نے مجھ پر گہری نظر ڈالی، پھر میرے ہاتھ سے گلاس لیا اور سارا دودھ پی گیا۔ دودھ پینے کے بعد کہنے لگا یہ دودھ تو واقعی مزیدار تھا۔ میں نے کہا اور دوں پیو گے؟ وہ بولا نہیں میں اب چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چند دن بعد وہ لڑکا دوبارہ آیا اور بولا میں نے اپنے گھر جا کر آپ کے جانوروں کے دودھ کی بڑی تعریف کی ہے۔ میری امی آپ سے دودھ خریدنا چاہتی ہے کہ آپ کے پاس سے روزانہ میں تھوڑا سا دودھ مل جائے گا؟ میں نے کہا ہاں بالکل، میرے پاس 2 کلو دودھ کی گنجائش ہے، اگر تم چاہو تو لے جا سکتے ہو۔ وہ لڑکا بولا ٹھیک ہے، میں روزانہ شام کے بعد آ کر آپ سے دودھ لے جایا کروں گا، لیکن آپ نے میرے حصے کا دودھ کسی کو نہیں دینا۔ میں ہنسی اور بولی ہاں کیوں نہیں، تمہارے حصے کا دودھ کسی کو نہیں دوں گی، تم بے فکر رہو، اللہ بہت مسبب الاسباب ہے۔ اللہ نے روزی کا بندوبست کیا تو ایک بار پھر ہمارے گھر کا سرکل چل پڑا۔ کم از کم کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے تھے۔ امی کی طبیعت بھی دن بدن بہتر ہو رہی تھی۔ ایک بابا کی کمی تھی، ورنہ تو زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ اجنبی لڑکا روزانہ شام کے بعد دودھ لینے آتا اور چلا جاتا۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے، وہ دودھ لینے جلدی آیا کرے، مگر وہ ہر بار ٹال مٹول کر جاتا۔
एक दिन गांव के चौधरी के मुंशी ने ताया के जरिए अपने बेटे का मेरे साथ रिश्ते के लिए पैगाम भिजवाया। ताया इस शादी के लिए राजी थी, लेकिन मैंने ताया जान को साफ कह दिया कि जब तक अम्मी दोबारा सेहतयाब नहीं होती मैं तब तक शादी नहीं करूँगी। ताया मेरी शादी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते थे, लिहाजा थोड़ी सी बहस के बाद चले गए और मुंशी को मेरी राय साफ साफ बता दी। मुंशी खुद भी बहुत अजीब था। उसके बारे में बाबा कहा करते थे कि वह बहुत ज़िद्दी आदमी है, जो ठान ले वो कहता है कि बस करके ही छोड़ेगा। कुछ हद तक तो ये बात दुरुस्त है, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी करते रहें, लेकिन दूसरों पर मुसल्लत होने का हमारा हक नहीं होता। मैंने उस रिश्ते से इनकार किया तो मुंशी अंकल ने उस बात को अपनी अना का मसला बना दिया। हम पहले किसी की अना की आग से घर जला बैठे थे, अब एक और अना परस्त शख्स। ताया से इनकार के बाद अम्मी से मुलाकात करने के लिए मुंशी अंकल खुद घर चले आए। अब अम्मी भी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, टूटे फूटे अल्फाज अदा कर दिया करती थी। मुंशी अंकल ने एक बार फिर अपनी मर्जी बताने की कोशिश की और साथ ही ये भी जिताने की कोशिश की कि उन्हें इनकार बिल्कुल पसंद नहीं है। ना जाने मेरे नसीब में ये ऐसे लोग क्यों लिखे थे। ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी बनाने की जो हमने कीमत अदा की थी, उससे बड़ी और कोई कीमत नहीं हो सकती थी। अम्मी ने उनके साथ मुआजरत कर ली। मुंशी अंकल का चेहरा बता रहा था कि इनकार सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो चले गए। सबसे अफसोसनाक बात हुई कि कुछ दिन बाद गांव की एक खाला हमारे घर में खबर ले आई कि एक मोटरसाइकिल की वजह से मुझे ठुकराने वाली औरत गांव के हर घर में जाकर ये कहती फिर रही है कि दरअसल उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल ना मिलने की वजह से नहीं ठुकराया, बल्कि मेरी ये शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, जबकि मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जैसे ही उन्हें इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने मोटरसाइकिल ना मिलने का ड्रामा रचाया, बल्कि उन्होंने मोटरसाइकिल ना मिलने का ड्रामा रचाकर मुझ पर एहसान किया कि इस ड्रामे की वजह से मैं बदनामी से बच गई और सारा इल्ज़ाम उनके सर आ गया। खाला ने अम्मी से तो ये बात नहीं की क्योंकि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और अम्मी को ऐसी बातें बताकर उनकी तबीयत मज़ीद बिगाड़ने के मुतरदिफ था। खाला ने ये बात तन्हाई में मुझसे की और मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने खाला से सिर्फ इतना कहा कि वो औरत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मेरे चांद जैसे चमकते घर को उसने ग्रहण तो लगा ही दिया, अब वो हमसे क्या चाहती है। उन्होंने तो वादे के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर बेटे की अच्छी जगह शादी भी कर दी, तो वह हमसे क्या चाहती है। खाला ने बताया कि दरअसल बरादरी के लोगों ने बहुत अरसे से उनका बाइकाट कर रखा था क्योंकि एक मोटरसाइकिल की वजह से किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने का हक किसी को नहीं। इसीलिए बरादरी गांव के तकरीबन तमाम लोग उनसे नाराज़ थे, लेकिन कोई कितनी दुनिया से कितनी देर कट कर रह सकता है। आखिर उसे भी एहसास हो गया कि वो दुनिया से कट कर नहीं रह सकती। मैंने तंजन कहा कि जी खाला, इतना एहसास हुआ कि मेरे किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अभी मजबूर हूँ। बाबा दुनिया में नहीं है, अम्मी बीमारी से लड़ रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और उसका इंसाफ बहुत सख्त है। खाला ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुमसे इत्तफाक करती हूँ, ऐसे बेहिदायत लोगों को अल्लाह हिदायत दे सकता है, लेकिन कभी कभी दिल से आह निकलती और कबूल हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी दोनों सहेलियाँ निगहत और समीना मुझे अजीब खबरें सुनाने लगी। वो जब भी मुझसे मिलने आती तो यही बताती कि उस औरत ने बेटे की शादी किसी ऊंचे घराने में तो कर दी, लड़की जहेज भी ले आई और तो और बाप ने गाड़ी भी तोहफे में दी, मगर चीज़ों की चकाचौंध में उस औरत यानी खाला ज़ुबैरुन्निसा ने बहुत रौनक से मेरा रिश्ता ठुकरा कर बारात वापस लेकर गई थी। उसकी इज्जत कहीं खो गई है। वो लड़की अमीर माँ बाप की बेटी थी। गांव के माहौल में रहना शहर में रहने वाली लड़की के लिए ख़ास तौर पर तब जब वो अमीर वालिदैन की औलाद हो बहुत मुश्किल होता है। खाला ज़ुबैरुन्निसा के घर आए दिन झगड़े शुरू हो गए, लेकिन उस लड़की की दौलत का रौब इतना था कि खाला ज़ुबैरुन्निसा की जुर्रत नहीं थी कि वो बहू को कुछ कह सकती। बेटा तो वैसे भी शहर में जॉब करता था। शादी के 1 माह बाद ही खाला ज़ुबैरुन्निसा की बहू ने उन्हें साफ बता दिया कि वो गांव में नहीं रहेगी। खाला ज़ुबैरुन्निसा तो वैसे ही बहू के आगे कुछ न कह पाती, मगर उनका शोहर गांव छोड़कर शहर जाकर आबाद होने के लिए राजी न था। बिलाखिर एक दिन झगड़ा इतना हुआ और सुनने में तो यहाँ तक आया कि खाला ज़ुबैरुन्निसा की बहू ने उन पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। बहरहाल बात इतनी बड़ी कि वो अपना ज़रूरी सामान लेकर उसी वक्त शहर गई। अगले ही दिन उसके बाप ने गाड़ी बेचकर जहेज का सामान भी मंगवा लिया। बाद में खाला ज़ुबैरुन्निसा की बहू के बाप ने दामाद को बहुत बेइज्जत किया और सारा इल्ज़ाम ज़ुबैर खाला पर डाल दिया और उसे मजबूर किया कि धमकी भी दी कि वो बीवी को शहर में लेकर अलग घर में रखेगा
अब सुना है कि खाला जुबैर निसा का बेटा इतना मसरूफ होता है कि वो महीनों घर नहीं आता और खाला जुबैर अपने हिस्से की तन्हाई काटने पर मजबूर है। एक दिन 10-12 साल का लड़का मगरिब के बाद दूध लेने आया तो मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ से आते हो, आज ये जाने बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। 10-12 साल का लड़का अभी तक जिसके नाम से भी मैं ना वाकिफ थी, वो बोला, अगर मैं तुम्हें अपने छोटे से घर ले चलूँ तो क्या तुम जाओगी? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो वो लड़का बोला, फिर पूछने की क्या ज़रूरत है कि मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ जाता हूँ। उसकी बात सुनकर लाजवाब हो गई। मैंने उसे 2 किलो दूध दिया तो वो चला गया, मगर पीछे एक अजीब व गरीब खुशबू छोड़ गया। यहाँ तक कि वो खड़ा रहा तो किसी खुशबू का एहसास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो गया हर तरफ से खुशबू आने लगी। अब मुझे इस बात की तहकीक करनी थी कि ये कहाँ से आता है। अभी मैं यही सोच रही थी कि मेरे छोटे भाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराई और वो बोला, आपा कहाँ खोई है, हमें खाना दे दें, भूख लगी है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम कमरे में चल के बैठो, मैं तुम्हें कमरे में खाना पहुँचाती हूँ। मेरी सबसे बड़ी खुशी अम्मी की सेहतयाबी थी। मेरी मेहनत के नताइज नज़र आने लगे। अम्मी बहुत जल्द सेहतयाब हो रही थी। अचानक एक बड़ी अजीब बात हुई। मेरे जानवर बीमार रहने लगे और एक एक करके सारे जानवर बीमार हो गए। एतवार का दिन था। मेरे छोटे दोनों भाई भी घर पर थे। हमारे गांव में जानवरों का डॉक्टर भी था। मैंने भाइयों से कहलवा कर डॉक्टर को घर पर ही बुलाया। डॉक्टर ने जानवरों का चेकअप करके बताया कि इन्होंने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। मगर ये कैसे हो सकता था कि तमाम जानवरों ने इकट्ठे जहरीली चीज़ खा ली हो। डॉक्टर ने अपनी समझ के मुताबिक जानवरों के लिए दवाई तजवीज़ की और चला गया। मैं कई दिन तक जानवरों को दवाएं देती रही, मगर वो सेहतयाब ही नहीं हो रहे थे। मेरे घर के अखराजात दूध से पूरे हो रहे थे। अजनबी लड़का भी पिछले 3 दिन से दूध लेने के लिए नहीं आया। कहीं उसने मेरे जानवरों को कोई जहरीली चीज़ तो नहीं खिला दी। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? पिछले थोड़े अरसे में इन आंखों ने इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल देखी थी कि अब किसी पर एतबार नहीं रहा। मगर वो लड़का ऐसा क्यों करेगा? रात का वक्त था। अम्मी खाने की दवाइयाँ लेकर सो चुकी थी, जबकि मेरे दोनों छोटे भाई कमरे में बैठे होमवर्क कर रहे थे। मैं जानवरों के बाड़े के पास खड़ी हैसरत और दुख से उन्हें देख रही थी कि अचानक वो बच्चा घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरी आंखें चमक गई, मगर मैं उसे कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहती थी कि मैं उसे याद कर रही थी। मैंने फ़कत इतना कहा कि 3 दिन के बाद आयो, क्या खैरियत है? वो बोला, जी वैसे तो सब खैरियत है, हम लोग यहाँ नहीं थे, कहीं गए हुए थे, आज ही वापस आए हैं। ओह, मैं खामखा इस पर शक कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा। वो लड़का बोला, मुझे पता चला है कि आपके जानवर बीमार हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम तो गांव में थे ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला? वो बोला, मैं अभी आपके घर आ रहा था तो रास्ते में ही मुझे किसी ने बताया। मैं फिर वापस चला गया और आपके जानवरों के लिए दवाई लेकर आया हूँ। ये कहकर उसने जेब से एक पुड़िया निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये दवाई बहुत अच्छी है, आप अपने जानवरों को जो भी दवाई दे रही हैं, ये दवाई उसमें मिलाकर अपने जानवरों को दें, देखेंगी कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि जानवरों को कौन सी दवाई देनी है? वो बोला, मैं अपने घर आपके जानवरों के बारे में बताकर ये दवाई लाया हूँ। मैं खुद तो इस दवाई के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने दवाई उसके हाथ से ली और बोली, मेरे जानवर 3 दिन से दूध नहीं दे रहे, इसलिए आज मेरे पास दूध नहीं है। वो लड़का बोला, अच्छा कोई बात नहीं। ये कहकर वो चला गया। बात यहाँ रुकी नहीं, मेरे जानवर ठीक होने के बजाय दिन ब दिन लागर होते चले गए। वो लड़का भी अचानक गायब हो गया। उसने भी दूध के लिए आना छोड़ दिया। इंसान का दिमाग खदशात का घर होता है। मुझे शक होने लगा कि कहीं उस लड़के ने तो मेरे जानवरों को कुछ नहीं कर दिया। इसीलिए उसने जो दवाई दी थी उसी खदशे के पेश नज़र मैंने अपने जानवरों को नहीं खिलाई थी। वो बहुत दिन से मेरे पास दूध लेने के लिए आ रहा था, मगर अपनी पहचान नहीं करवा रहा था। जब मैं उससे पूछती तो वो टाल मटोल कर देता। ऐसे कैसे मैं उस पर भरोसा करती? कई दिन इसी परेशानी में गुजर गए। तकरीबन रोज़ाना ही जानवरों को डॉक्टर मेरे घर आता, उनका चेकअप करता, दवाई देता और चला जाता। उसकी दवाई से मेरे जानवरों को वक्ती आराम तो आ जाता, मगर चंद घंटों बाद जब दवाई का असर ख़त्म होता तो उनकी हालत ख़राब होती। जानवरों का डॉक्टर खुद परेशान था। उसके मुताबिक वो अच्छी से अच्छी दवाई दे रहा था, इसके बावजूद कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। आज उसने जानवरों की दवाई तब्दील की और कह गया कि अगर इन दवाओं से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मेरे औसान खता हो गए। मेरे घर उस वक्त रोज़ी का यही ज़रिया था। फसल का नुकसान हुआ था
اگلی فصل تیار کرنے کے لیے بھی پیسہ درکار تھا۔ اوپر سے میرے بھائی چھوٹے تھے اور خود تو میں فصل کی بوائی اور تیاری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کام کے لیے بھی مزدور رکھنے پڑیں گے اور پھر مزدوروں کا خرچہ، یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے پاس واحد طریقہ تھا کہ میری شادی کے لیے جو زیور بنایا گیا تھا وہ بیچ دوں۔ انہی سوچوں میں گم تھی۔ جانوروں کی تکلیف دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ اتنے میں گھر سے باہر زور سے چلانے کی آواز آئی۔ میں دروازے کے پاس گئی اور خاموشی سے سننے لگی تو یہ خالہ زبیر النساء کی آواز تھی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، چھوڑ دے مجھے شازیہ، چھوڑ دے مجھے۔ حنیف بھائی کے مرنے پر جب میں افسوس کے لیے آئی تھی تو کیسے سریا نے برا بلا کہہ کر گھر سے نکالا تھا۔ سریا مجھے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سریا کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور اب سریا بستر سے لگ گئی ہے تو اس کی بیٹی اپنی ماں کے بیمار ہونے کا ذمہ دار کیا مجھے نہیں سمجھتی ہوگی؟ ایک اور آواز آئی، بس کر دے زبیر النساء، ان پر پہلے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ یہ پڑوس کی پھپھو شازیہ کی آواز تھی۔ خالہ زبیر النساء بولی، شازیہ تو سائڈ پر ہٹ جا، مجھے خانم سے بات کرنے دے۔ میرے گھر میں جو آگ لگی ہے ویسے ہی نہیں لگی، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ زبیر النساء کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ کہتے ہوئے میری طرف لپکی، جادوگرنی تو نے میرے گھر پر تعویذ کروائے ہیں؟ میں حیران پریشان ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے قریب پہنچی، میرا گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑنے لگی اور ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو نے میرے گھر پر کالا جادو کروایا ہے۔ پھپھی شازیہ ہمارے پاس آئی اور مجھے ان کے ہاتھوں سے چھڑانے لگی اور بولی، زبیر النساء تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ خانم کی تو ہم آنکھیں بند کر کے گواہی دے سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں چھوڑو خانم کو، مگر وہ تھی کہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شور شرابہ سن کر ارد گرد کے مرد خواتین جمع ہو گئے۔ عورتوں نے مل کر مجھے ان کے ہاتھوں سے چھڑایا، مگر زبیر النساء خالہ اس طرح چلا رہی تھی کہ ہم میں سے کسی نے ان کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بہت اچھی ہنسمکھ خاتون تھی، اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ محلے کی خواتین انہیں پکڑ کر زبردستی یہاں سے لے گئی۔ شازیہ پھپھی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھپ تھپاتے ہوئے بولی، بیٹا تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زبیر النساء پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، پھپھی آخر انہیں ہوا کیا ہے؟ یہ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ شازیہ پھپھی نے بتایا کہ بیٹا دراصل برائی کا پیچھا کرتی ہے اور اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔ زبیر النساء نے رونت میں آ کر جو کچھ تیرے ساتھ کیا، اب وہ قدرت اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس کی اکلوتی بہو اس کے اکلوتے بیٹے کو لے کر شہر میں شفٹ ہو گئی ہے۔ امیر ماں باپ کی بیٹی ہے۔ لڑکی کے باپ نے اس کے بیٹے کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر اس کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اسی لیے زبیر النساء پاگل ہوئی پھر رہی ہے۔ میں نے کہا، پھپھی یہ تو بہت برا ہوا۔ پھپھی شازیہ بولی، بس بیٹا، اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے، چل شاباش تو اندر جا۔ میں گھر کے اندر آ گئی۔ مجھے زبیر النساء پھپھی کے لیے واقعی بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت میں جس مشکل میں پھنسی ہوئی تھی مجھے اس سے نکلنا تھا۔ مغرب کے بعد وہی لڑکا آ گیا۔ میری ایک گائے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ لڑکا بولا، آپی آپ نے جانوروں کو وہ دوائی دی تھی جو میں دے کر گیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں تم پر کیوں اعتبار کروں، مجھے کیا معلوم کہ تم کون ہو؟ لڑکا بولا، آپ مجھ پر اعتبار مت کریں، مگر خدا کے لیے وہ دوائی اپنے جانوروں کو دیں، ورنہ آپ کے جانور مر جائیں گے۔ اتنے میں دھڑ سے دروازہ کھلا۔ خالہ زبیر النساء گھر کے اندر داخل ہوئی اور بولی، نہیں ہوں گے ٹھیک، تیرے سارے جانور مر جائیں گے خانم۔ ایک دن میں چوری چھپے تیرے گھر آئی تھی، میں نے جانوروں کی خوراک میں زہریلی دوائی ملا دی تھی۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میں چلائی، خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی وجہ سے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بابا کے دنیا سے جانے کا غم لے کر میری ماں کو فالج کا اٹیک ہو گیا، اور یہ جانور جن سے میرے گھر کی دال روٹی چل رہی ہے، آپ انہیں بھی مجھ سے چھین لینا چاہتی ہیں۔ وہ بولی، تو کیا تو نے میرے گھر پر کالا جادو نہیں کیا؟ میں نے کہا، خدا کا خوف کرے، مجھے آپ کے گھر سے کیا لینا دینا؟ اتنے میں چھوٹا لڑکا بولا، اب جلدی سے وہ دوائی لائیں جو میں نے آپ کو دی تھی، ورنہ آپ کے جانور مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں کمرے کی طرف بھاگی اور وہ دوائی لے آئی۔ بچے نے پڑیا میں موجود پاؤڈر ایک گلاس میں پانی میں ملایا اور جانوروں کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اس نے دوائی ملا پانی باری باری تمام جانوروں کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بولا، آپی آپ فکر نہ کریں، اب انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ خالہ یہ سب کچھ نہایت حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے لڑکے سے کہا، تو کون ہے؟ تجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اچانک خالہ نے لڑکے کو پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔
उसी असना में एक अजनबी औरत हमारे घर आई। मैं लड़के को छुड़ाने के लिए खाला की तरफ भागी, लेकिन वो औरत तेज़ी से खाला ज़ुबैरुन्निसा तक पहुंच गई। उस औरत ने खाला को एक ही हाथ से पकड़कर धक्का दिया। खाला ज़ुबैरुन्निसा दूर जा गिरी। गुस्से की वजह से उस औरत की आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने खाला को उठाया मगर उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। उनकी आंखों से आंसू रवान थे। वो रोते हुए घर से चली गई। मुझे उनकी हालत ज़ार पर बहुत दुख हो रहा था। यकीनन बेटे का दुख उनके लिए हर चीज़ से बढ़कर था। इसी वजह से लग रहा था कि जैसे वो अपनी आवाज़ खो बैठी हैं। मेरी नज़र अजनबी औरत पर पड़ी तो वो बोली कि तुम्हारे जानवरों को जहरीली दवा दी गई है, इसीलिए मैंने अपने बेटे के हाथ तुम्हें वो दवाई भिजवाई थी जो तुमने देने में देर कर दी। मैंने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? अजनबी औरत ने मेरे जानवरों पर एक नज़र डाली। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़कर मेरे जानवरों पर फूंक मारा और कहने लगी, अब तुम्हारे जानवर बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। मेरे बच्चों को तुम्हारे जानवरों का दूध पसंद है। ये कहकर वो बच्चे को लेकर चल पड़ी। मैंने उसे पुकारा, रुक जाओ, क्या तुम और तुम्हारा बेटा मुझे अपनी पहचान करवाते हुए डरते हो? ये सुनकर अजनबी औरत मुस्कुरा दी और कहने लगी, नहीं, मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं तुम हमसे न डर जाओ। मैंने कहा, मैं किसी से नहीं डरती। चंद लम्हे सोचने के बाद वो औरत बोली, हम जिन्नात हैं, मैं जिनजादी और मेरा बेटा जिनजाद है। उसी लम्हे मेरी नज़र अपने जानवरों पर पड़ी जो बेसुध लेटे थे, मगर अब वो हरकत करने लगे थे। मैं हैरान थी कि ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। मुझे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिनजादी ने मेरी हैरत को भांप लिया और बोली, मेरा बेटा तुम्हें अपनी पहचान इसीलिए नहीं करवा रहा था कि कहीं तुम हमसे डर ना जाओ, लेकिन देखना, तुम्हारा वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। नेकी करने वाले लोग इस दुनिया में भी अल्लाह के लाडले होते और आखिरत में भी। तुम बहुत नेक दिल हो, लेकिन एक वादा करो कि तुम हमारे बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करोगी। मैंने वादा कर लिया। जिनजादी अपने बेटे के साथ चली गई। मेरे जानवर चंद दिन में मुकम्मल सेहतयाब हो गए और पहले से ज़्यादा दूध देने लगे। जिनजादा हर रोज़ शाम के बाद दूध लेने आता। इसी तरह 3 माह गुजर गए। अम्मी भी सेहतयाब हो गई और दोबारा हमारी ज़िंदगी मामूल पर आ गई। 2 साल बाद मेरे भाइयों ने मैट्रिक कर लिया। वो ज़मींदारी भी करने लगे और तालीम भी जारी रखे हुए थे। सिर्फ बाबा ही नहीं थे, वरना खुशहाली एक बार फिर हमारे घर लौट आई थी। बहुत अच्छे घराने में मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हमारे गांव में बरगद का एक बहुत पुराना दरख्त है। जिन्नात का वो ख़ानदान उसी दरख्त के नीचे आबाद था जो मुझसे दूध खरीदते थे, मगर मेरी शादी होने के बाद वो भी यहाँ से चले गए। जिस दिन मेरी रुखसती थी, छोटा जिनजाद उस दिन आखिरी बार मुझसे मिलने आया था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।